बिहार न्यूज़ में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 3 जून 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए बात करते हैं आज पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि आम लोगों के लिए आज राहत भरी खबर सामने आई है। जहां आम जनता के लिए राहत भरी खबर सामने आई है कि उन्हें रोजाना की रसोई में थोड़ी और राहत मिली है। कई महीनों बाद खाने वाले तेल की कीमत में 100 रुपये प्रति टीन की गिरावट आई है। इसके साथ ही खाने वाले तेल की खुदरा कीमतें भी इन दिनों 100 रुपये लीटर तक पहुंच गई है। व्यापारिक सूत्रों का कहना है कि विदेशों से आयातित खाने वाले तेल की कीमतें ज्यादा सस्ती हुई है। इसका मुख्य कारण तो यही है कि आयात शुल्क इन दिनों पूरी तरीके से माफ है, जिस वजह से खाने वाले तेल की कीमतें सस्ता हुई है। दोस्तों बात करते हैं कि पढ़ाई छोड़ चुके 15 से 19 साल के छात्र छात्राओं की घर घर जाकर के खोज होगी। मैट्रिक के बाद 20 से 25 तो इंटर के बाद 30% से अधिक छात्र पढ़ाई छोड़ रहे हैं। इस उम्र के ड्रॉप आउट की बढ़ती संख्या पर शिक्षा विभाग ने चिंता जताई है और इसके लिए प्रयास शुरू कर दिया है। बिहार के विभिन्न जिलों में पढ़ाई छोड़ चुके छात्र छात्राओं का आकलन करके उसकी खोज की जाएगी। ये भी जाना जाएगा कि किस वजह से इन बच्चों ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी है। बिहार सरकार का शिक्षा विभाग इसके लिए विशेष तौर पर पहल रहा है। शिक्षा विभाग के पदाधिकारी कमलेश कुमार ने बताया है कि विभाग द्वारा अब वैसे मैट्रिक और इंटर पास छात्रों की खोज की जाएगी जिन्होंने किसी कारणवश पढ़ाई छोड़ दी है। यह 15 दिन में जिलों में सूची मांगी गई है। पहले फेज में उन छात्र छात्राओं को चिन्हित किया जाएगा जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है। इस दौरान इस बात का भी पता लगाया जा रहा है कि किस कारण से उन्होंने पढ़ाई स्कूल से छोड़ दी है, नाता तोड़ लिया है स्कूल से। उसके बाद उन्हें फिर से स्कूल कॉलेज तक पहुँचाने के लिए प्रयास किया जाएगा। इसके लिए घर घर जाकर के चेकिंग की जाएगी ताकि जल्द से जल्द बच्चों को स्कूल से दोबारा जोड़ा जा सके। यह बिहार बोर्ड से मैट्रिक करने वाले छात्रों की संख्या हर साल बढ़ रही है, लेकिन जितने छात्र छात्राएं मैट्रिक पास करते हैं सभी वहीं इंटर तक नहीं पहुंच पाते हैं, जहां उनकी पढ़ाई बीच में ही छूट जाती है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना में 12 जून को विपक्षी दलों की बैठक है। इस बैठक में भाजपा विरोधी सभी दल शामिल हो रहे हैं और आगामी लोकसभा चुनाव किस तरीके से लड़ा जाए उसकी रणनीति भी तय करने वाले हैं। जब वहीं इससे पहले आज बैठक की अगुवाई कर रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एक बैठक बुलाई। इस बैठक में राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता शामिल हुए। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सीएम हाउस में महागठबंधन में शामिल सभी दलों के प्रमुख नेताओं की बैठक बुलाई। इस बैठक में जदयू के वरिष्ठ नेता मंत्री शामिल हुए। इस दौरान 12 जून को होने वाली विपक्षी दलों की बैठक की तैयारी के साथ ही थीम समेत कई चीज़ों की समीक्षा की गई है। इस दौरान नीतीश कुमार से यह भी तय किया गया है कि इस मीटिंग में उनकी क्या रणनीति होने वाली है। इसको लेकर भी बातचीत करके सब कुछ तय कर लिया गया है। वहीं नीतीश कुमार की इस मीटिंग में शामिल हुए मंत्री संजय झा ने कहा कि ये बिहार के लिए काफ़ी ऐतिहासिक दिन होने वाला है। ये बिहार के लिए सौभाग्य है कि इसमें पूरे देश के प्रमुख नेता शामिल होंगे। आज की ये मीटिंग इस आयोजन के सफलता को लेकर के की गई है। इस बैठक को लेकर के हर तरह की तैयारी पूरी है। अब बस तारीख का इंतजार किया जा रहा है। इस बार देश को भाजपा फ्री बनाना है और हम लोग इसमें पूरी तरीके से सफल होंगे। यानी कि उनका कहना है कि इस बार 2024 में आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से बेदखल करना है। इसको लेकर के हम लोग इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार बोर्ड के 10वीं के टॉपरों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। उनके आगे की इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई फ्री होने वाली है। जब बिहार सरकार बिहार बोर्ड के 10वीं कक्षा के टॉपरों को फ्री में इंजीनियरिंग और फिर मेडिकल की तैयारी करवाएगी। ये व्यवस्था इसी सत्र से लागू होने वाली है। इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए 10वीं के टॉपर्स को बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड कोचिंग की सुविधा देगा। 15 जुलाई से कक्षाएं शुरू कर दी जाएगी। रहने से लेकर के खाने तक की व्यवस्था मुफ्त में रहेगी। बच्चों को ड्रेस भी दी जाएगी। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा है कि टॉपर्स को जेई मेन एडवांस और फिर नीट यूजी की तैयारी कराई जाएगी। 3-4 दिनों में आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में तापमान फिर से एक बार चढ़ चुका है और चिलचिलाती धूप और प्रचंड गर्मी से जनजीवन प्रभावित हुआ है। बिहार में पारा फिलहाल 42 डिग्री से अधिक दर्ज हुआ है। इस बीच बिहार के कई हिस्सों में आगलगी की घटनाएं भी घटी है। कटिहार और नवादा समेत कई अन्य जिलों के विभिन्न इलाकों में आग लगने की घटनाएं घटी है और लोगों का नुकसान हुआ है। दर्जनों परिवारों का घर आग में जलकर के सुहा हो गया है। इस आग लगी की घटना ने कई परिवार को बेघर कर दिया है। जब भागलपुर के 335 सीमा से सटे कटिहार के बकिया
सुखाई पंचायत में गुरुवार की दोपहर भीषण अग्निकांड में 1 दर्जन परिवारों का घर और सामान जल करके खाक हो गया। एसडीएम कटिहार ने कहलगांव से दमकल भिजवाया। जब तक दमकल पहुंचा तब तक 1 दर्जन परिवार के घर जल करके राख हो चुके थे। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया है। जहां लोगों ने बताया है कि खाना बनाने के क्रम में चिंगारी ने भयंकर रूप ले लिया। इस बीच गैस सिलेंडर में आग लग गई और सिलेंडर फटने की आवाज से लोग इधर उधर भागने लगे। कई लोगों के घर में रखा सामान आग की वजह से जल करके खाक हो गया। दोस्तों बात करते हैं कि देश की राजनीति और लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जून का महीना यानी कि इसी महीना जून का महीना खास होने वाला है। एक ओर 12 जून को जहां विपक्षी पार्टियों का महाजुटान पटना में होने वाला है, वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार के केंद्र में 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा जून के महीने में बिहार में भव्य आयोजन करने की तैयारी में है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में पार्टी बड़ी रैली करेगी। इस रैली में पीएम, राष्ट्रीय अध्यक्ष और फिर पूर्व अध्यक्ष शामिल हो सकते हैं। रैली के माध्यम से मोदी सरकार के 9 साल का लेखा जोखा रखा जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब 2024 के रण को लेकर के देश भर में बीजेपी विरोधी विपक्षी दलों को एकजुट कर रहे हैं, वहीं बिहार में महागठबंधन के साथ नजर आ रहे दल ने ही दूर होते हुए दिख रहे हैं। गौरतलब है कि पार्टी के कई पूर्व सांसद और नेता पार्टी छोड़ करके बीजेपी के साथ जा चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह बीजेपी के हो चुके हैं। जहां राज्यसभा सांसद हरिवंश सिंह भी जदयू से नाता तोड़ करके बीजेपी से रिश्ता जोड़ चुके हैं। चर्चा यह भी है कि हिंदुस्तानी युवा मोर्चा के मुखिया जीतन राम मांझी भी महागठबंधन छोड़ सकते हैं। जीतन राम मांझी अपने बेटे से एक मंत्रालय छीन लिए जाने को लेकर के नाराजगी बार बार जता रहे हैं। जब पिछले दिनों वे अमित शाह से भी मिल चुके हैं। अमित शाह से मिलने के बाद से उनके तेवर नीतीश कुमार को लेकर के बहुत तल्ख हो गए हैं। खबर है कि उन्हें मनाने के लिए जदयू ने विजय चौधरी को लगाया था, लेकिन बात नहीं बनी। जहां उनको मनाने के लिए ही तेजस्वी यादव ने सभी सहयोगी दलों की बैठक की और जल्द ही कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की जीतन राम मांझी की मांग को पूरा करने का आश्वासन भी दिया है। लेकिन जीतन राम मांझी के तेवर से ऐसा लगता है कि वे आने वाले दिनों में कुछ खेला कर सकता है, यानी कि महागठबंधन से नाता तोड़ करके बीजेपी के साथ जा सकते हैं। ये हो सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बृहस्पतिवार को दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से जीत दर्ज करेगी। नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 9 सालों में देश के विकास के लिए बेहतर काम किया है। उन्होंने कहा है कि गरीबी उन्मूलन और भारत को 5000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के प्रधानमंत्री के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने की आवश्यकता है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि 2024 के चुनाव हम ही जीतने वाले हैं। उन्होंने कहा कि हमने अच्छा काम किया है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। देश के विकास के लिए जनता हमें चुनेगी। भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 543 में से 303 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस को 52 सीटें मिली थी। नितिन गडकरी ने कहा है कि भारत की सबसे बड़ी समस्या भूख, गरीबी और बेरोजगारी है। उन्होंने कहा है कि वे निर्माण उपकरण के लिए सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने पर विचार कर रहे हैं। दोस्तों 2-3 दिन पहले ही बिहार बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं होने का दावा किया जा रहा था। जिसको लेकर के दावा किया जा रहा था वो अब अपना सुर बदल लिए हैं। ये दावा किया जा रहा था राजीव प्रताप रूडी को लेकर के। आपको बता दें कि सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने खुद को सीएम कैंडिडेट के तौर पर बताया था, लेकिन अब वो अपने बात से पलट गए हैं। आपको बता दें कि सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी के सुर बदल गए हैं। 2 दिन पहले खुद को सीएम पद का दावेदार बताने वाले राजीव प्रताप रूडी अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की जमकर के तारीफ की है। राजीव प्रताप रूडी उन्हें स्मार्ट चौधरी बता रहे हैं, जबकि कल तक राजीव प्रताप रूडी ये कह रहे थे कि बीजेपी के किसी नेता में 2025 की लड़ाई का नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है। और अब सम्राट चौधरी के सारण पहुंचने पर उन्होंने कहा कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने सम्राट चौधरी की योग्यता को पहचाना और उन्हें बीजेपी का नेतृत्व करने के लिए आगे किया। राजीव प्रताप रूडी ने सम्राट चौधरी की तारीफ करते हुए कहा कि ये बतौर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष शानदार काम कर रहे हैं, इसलिए उनका नाम सम्राट चौधरी नहीं स्मार्ट चौधरी होना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बीजेपी कई बार ये आरोप लगा चुकी है कि थानेदार नहीं सुनते हैं, कार्रवाई नहीं होती है। अब पहले वाली बात नहीं है। इसका एहसास आरजेडी के विधायक और तेजस्वी यादव के करीबी मुकेश रोशन को भी हो गई है। जहां कल आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन ने हाजीपुर सदर थाना में थानाध्यक्ष असीमित कुमार के खिलाफ आरोप लगाया कि बिना पैसे के लिए काम नहीं होता है। आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने थानाध्यक्ष असीमित कुमार के खिलाफ संगीन आरोप लगाए हैं। वे गुरुवार को समाहरणालय पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि थानाध्यक्ष बिना पैसे लिए हुए
मामले कोई भी FIR नहीं करते हैं। सदर थानाध्यक्ष शराब माफिया, बालू माफिया और जमीन माफिया से मिलकर के अवैध संपत्ति उगाही करने में जुटे हुए हैं। कई बार लोगों ने इस संबंध में हमें शिकायत की है, लेकिन थानाध्यक्ष बिना पैसे लिए कोई भी काम करने को तैयार नहीं है। इस मामले में विधायक मुकेश रोशन ने कहा है कि उन्होंने इस संबंध में वैशाली जिले के पुलिस कप्तान से मुलाकात की है। पुलिस कप्तान द्वारा आश्वासन दिया गया है कि कार्रवाई की जाएगी। मुकेश रोशन ने कहा है कि इस मामले में अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होगी तो फिर वे थाना धरना पर बैठ जाएंगे। आपको बता दें कि बिहार में महागठबंधन की सरकार है। नीतीश कुमार और खुद तेजस्वी यादव लगातार ये कहते आ रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ आरोप लगाती है, बड़का झुट्टा पार्टी है। अब तेजस्वी यादव के ही विधायक ने ही थानेदार के खिलाफ शिकायत करके पोल खोल दी है कि नीतीश की पुलिस कितनी ईमानदार है। अब देखना होगा कि इस आवेदन के बाद एसपी की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है। दोस्तों बात करते हैं कि लोग अभी तक असम और दार्जिलिंग के चाय की चुस्की ज़्यादा लेते हैं, लेकिन कृषि विभाग ने दावा किया है कि जल्द ही बिहार में असम और दार्जिलिंग की तरह चाय की खेती होगी और बिहार पूरे देश में चाय के मामले में परचम लहराएगा। कृषि मंत्री सर्वजीत ने जानकारी देते हुए बताया है कि आज हम लोगों ने चाय की खेती पर समीक्षा बैठक की है। इसमें चौथा कृषि रोड मैप के तहत बिहार में चाय उत्पादन को बढ़ावा देने पर विचार विमर्श किया गया है। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, सुपौल और कटिहार में कुछ जगहों पर चाय की खेती की जा रही है। अब वहां चाय की खेती को बढ़ावा देने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। कृषि मंत्री सर्वजीत ने कहा है कि जल्द ही अपने अधिकारियों के साथ हम उन जिलों में जाएंगे और किसानों से बात करेंगे कि अच्छी खासी फसल के लिए क्या किया जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा चाय उत्पादन बिहार में हो सके। या किसानों को जो सुविधा मुहैया करानी होगी वे हम सब लोग कराएंगे। उन्होंने कहा है कि बिहार के चाय की ब्रांडिंग कृषि विभाग खुद करेगा। किसानों से चाय पत्ती लेकर के उसको बनाने और फिर मार्केट में लाने तक की सारी जिम्मेदारी कृषि विभाग का होगा। जब हम लोग अभी तक असम और दार्जिलिंग के चाय की चुस्की लेते हैं, लेकिन वे दिन दूर नहीं जब बहुत जल्द बिहार पूरे देश में बिहार की चाय की खुशबू मिलेगी और लोग बिहार के नाम से चाय पिएंगे। कृषि मंत्री ने कहा है कि चौथे कृषि रोड मैप की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। जब हम लोगों ने गया से तिल की खेती की शुरुआत करवाया है। जब सबसे हैरत की बात यह है कि पूरे देश में गया का तिल कुछ प्रसिद्ध है, लेकिन गया के किसान एक कट्ठा में भी तिल की खेती नहीं करते थे। जब इस बार से हम किसानों को प्रोत्साहित किया और फिर हमारे कृषि वैज्ञानिक जाकर के किसानों को तिल की खेती के बारे में बताया, जिससे किसानों ने तिल की खेती करके अच्छा पैदावार की है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में दाल के दामों में अचानक उछाल आ गई है। जब आखिर दाल के भाव क्यों बढ़े हैं, इसके पीछे की कहानी सरकार को भी नहीं मालूम है। एक तरफ राज्य सरकार दाल के बढ़ते दामों को लेकर के चिंतित है, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने भी चिट्ठी लेकर के बिहार सरकार को दाल की आपूर्ति के प्रति आगाह किया है। जब बिहार सरकार को ये चिंता है कि दाल के थोक व्यापारी दाल भंडारित करके कृत्रिम कमी की समस्या पैदा कर रहे हैं। अब इस मामले को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने गंभीरता से लिया है। जी हाँ, विभाग द्वारा राज्य के यानी कि बिहार के सभी जिलाधिकारियों को जांच करने कार्रवाई करने का आदेश दिया है। दाल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए विभाग ने सभी डीएम को भेजे पत्र में कहा गया है कि आमजन को आवश्यकता वस्तु अधिनियम अंतर्गत आने वाले वस्तुओं को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित की जाए। इसके लिए जरूरी है कि दाल की कीमतों में अचानक उछाल की जांच की जाए, इसके भंडारण का सत्यापन कराया जाए। जब वहीं जानकारों का कहना है कि किसी भी चीज के थोक विक्रेता के जरिए ही माल को भंडारित करके एक साजिश के तहत कृत्रिम कमी की अफवाह फैलाई जाती है। खुलासा तब होता है जब थोक कारोबारियों के गोदामों पर छापेमारी की जाती है, वहां से भारी मात्रा में राशन बरामद किए जाते हैं। यह पहले भी ऐसा हो चुका है। दोस्तों बात करते हैं कि पटना के बिहटा में स्थित नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में लीवर की बीमारी के लिए इलाज के लिए आधुनिक मशीनें लगाए गए हैं। इस मशीनों के सहारे अब मरीजों को अब फैटी लीवर से होने वाली बीमारियों के बारे में समय से जानकारी मिल जाएगी। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में लीवर के इलाज के आधुनिक मशीन का उद्घाटन बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने किया है। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रत्यय अमृत ने मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राओं को कहा कि डॉक्टर बनने का मुख्य मकसद समाज का कल्याण करना है। छात्र छात्राओं को अपने संस्थान नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल से सीख लेनी चाहिए। इस संस्थान ने जिस तरीके से गरीब मरीजों के इलाज की व्यवस्था की है, छात्र और छात्राएं वैसे ही गरीबों की मदद करने का संकल्प लें। उन्होंने कहा कि इस तरीके की मशीनें लगाई गई है। दोस्तों बात करते हैं कि पटना जिले में अवैध तरीके से अल्ट्रासाउंड जांच करने वाले करीब 2 दर्जन अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर कार्रवाई करने की तैयारी स्वास्थ्य विभाग और फिर जिला प्रशासन की टीम कर रही है। मजिस्ट्रेट और सिविल सर्जन की टीम की ओर से जांच में इन केंद्रों में कई तरह की गलतियां मिली है। जैसे सबसे अधिक राजा बाजार, गोला रोड,
राजेंद्र नगर, कंकरबाग, दानापुर और न्यू बाईपास इलाके में संचालित अल्ट्रासाउंड केंद्र पर गड़बड़ियां पाई गई है। राजधानी पटना में चोरी छिपे भ्रूण परीक्षण जैसे गैर कानूनी धंधे में कहीं चिन्हित अल्ट्रासाउंड सेंटर लिप्त तो नहीं है, इस मामले पर भी जांच की जा रही है। सूत्रों की माने तो कुछ अल्ट्रासाउंड केंद्र में लिंग परीक्षण से जुड़ी अनियमितता भी सामने आई है, जहाँ कई सेंटरों पर अनट्रेंड स्टाफ भी थे जो अल्ट्रासाउंड रूम में उपस्थित थे। दोस्तों, बात करते हैं कि चुनावी रणनीतिकार और जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर लगातार राजनीतिक पार्टियों पर हमला बोल रहे हैं। इस बार प्रशांत किशोर ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार को लेकर के पीएम मोदी कितने चिंतित है, वह इसी से स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने पिछले 9 सालों में बिहार के विकास के लिए एक भी बैठक नहीं की है। पीएम मोदी के दर्शकों को खुली चुनौती देते हुए प्रशांत किशोर ने कहा है कि यदि वे इस संबंध में किसी बैठक की जानकारी दे दें तो मैं आज से ही मोदी का झंडा लेकर के चल दूंगा। गुरुवार को बयान जारी करके प्रशांत किशोर ने कहा है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी बिहार के लोग पीएम मोदी के पक्ष में बोल रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि साल 2014 तक आधा से ज़्यादा बिहार नरेंद्र मोदी को नहीं जानता था। जब मैंने नरेंद्र मोदी का प्रचार किया था, आज सब मोदी के भक्त हो गए हैं। आपको बता दें कि एक दिन पहले प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर जम करके हमला बोला था। प्रशांत किशोर ने कहा था कि बिहार में आज बीजेपी कुछ नहीं है। सम्राट चौधरी का नाम लिए बिना प्रशांत किशोर ने कहा था कि आज बीजेपी की हालात ऐसी है कि पार्टी की कमान बिहार में ऐसे व्यक्ति के पास है जिनके बाबूजी पहले लालू प्रसाद के मंत्री थे, फिर वे नीतीश के मंत्री हुए, उसके बाद वे मांझी के भी मंत्री हुए। आजकल उनका बेटा बीजेपी का उद्धार करने निकला है। प्रशांत किशोर ने तो यहाँ तक कह दिया है कि बिहार में जिस दल की वे हवा उड़ती है, सब नेता उसी दल में आ जाते हैं। बीजेपी को बिहार में आज जो भी वोट मिलते हैं वो मोदी के चेहरे के नाम पर मिलते हैं, हिंदुत्व के नाम पर मिलते हैं, राम मंदिर के नाम पर और हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मिलते हैं। इसके अलावा काम के नाम पर तो शून्य। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के दरभंगा में बना बिहार का दूसरा तारामंडल 15 जून से आम जन के लिए खोल दिया जाएगा। रोजाना 4 शो आयोजित होंगे। शो देखने के लिए 2 आयु वर्ग के लोगों के लिए अलग अलग दर निर्धारित किया गया है। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए 2D शो शुल्क 20 और 3D शो शुल्क 30 रुपये निर्धारित किया गया है, जबकि 15 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों को 2D शो के लिए 50 एवं 3D शो के लिए शुल्क के तौर पर 70 रुपये चुकाना होगा। यह शो देखने के लिए ऑनलाइन और फिर विशेष परिस्थिति में ऑफलाइन माध्यम से टिकट बुकिंग का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, बिहार सरकार अपराधियों के नकेल कसने के लिए लगातार सख्त कदम उठा रही है। ऐसे में हम लोग कई बार सुनते हैं कि अपराधियों की गतिविधि में शामिल व्यक्ति की संपत्ति को जब्त किया जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि कुर्की जब्ती कैसे होती है? जब किसी के घर कुर्की जब्ती करने का आदेश कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। जब पुलिस की एक टीम आरोपी के घर पहुंचती है, फिर ढोल बजा करके माइकिंग की जाती है और कहा जाता है कि सुनो सुनो सुनो, कोर्ट के आदेश के अंतर्गत और तोड़ फोड़ चालू। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कुर्की जब्ती क्या होती है। तो कोर्ट के द्वारा वारंट जारी किया जाता है। इसमें कुर्की वारंट या फिर वारंट ऑफ अटैचमेंट अलग होता है। इसके तहत कानून किसी की संपत्ति को अस्थायी या फिर अस्थायी रूप से कब्जा कर सकता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कोर्ट किस लिए कुर्की का आदेश जारी करता है। तो इसमें 2 स्थितियां हैं। एक, अगर व्यक्ति किसी आपराधिक गतिविधियों के बाद फरार चल रहा हो। दूसरा, उस व्यक्ति को किसी का कर्ज या फिर रकम अदा करना हो जिसकी वसूली प्रॉपर्टी से की जा सकती हो। इन दोनों परिस्थितियों में कोर्ट के पास CRPC की धारा 82 से 86 के तहत कुर्की का विकल्प होता है। ये कानून 1908 में बनाया गया था, जिसे आज़ादी के बाद भी कानून में जगह मिली है। यानी कि 1908 में जिस वक्त अंग्रेजों का शासन था, यानी कि अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया कानून आज भी लागू है। आज भी इस कानून पर अमल किया जाता है। जी हाँ, कुर्की का जिक्र सिविल प्रक्रिया संहिता यानी कि CPC 1908 की धारा 60 में की गई है और इसी के तहत इसकी प्रक्रिया पूरी की जाती है। ऐसे में सवाल है कि किन परिस्थितियों में कुर्की का आदेश आता है। पहला, अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ सिविल रिकवरी का केस चल रहा हो, उसके खिलाफ जजमेंट आ जाए मगर व्यक्ति उसका पालन ना करे। दूसरा, किसी क्रिमिनल केस में सरकारी या फिर गैर सरकारी पैसे या फिर प्रॉपर्टी का नुकसान करने का कोई भी दोषी हो मगर रिकवरी एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही हो, या फिर किसी ने जमानत कराई और जमानत की राशि अदा नहीं की हो। इसके साथ ही कोर्ट में किसी भी केस की प्रोसीडिंग के दौरान आदेश नहीं मानने पर इसमें फरार होने का भी शामिल है।
दोस्तों, बॉलीवुड के अभिनेता सोनू सूद बिहार के कटिहार जिले के अनाथ बच्चों के लिए स्कूल खोलेंगे। जी हां, सोनू सूद ने हाल ही में बिहार के कटिहार के एक इंजीनियर से मुलाकात की है, जिसने अपनी नौकरी छोड़कर के अनाथ बच्चों के लिए एक स्कूल शुरू किया है और उसका नाम सोनू सूद के नाम पर रखा है। सोनू सूद इस स्कूल के लिए एक नई बिल्डिंग और फिर वंचित बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करेंगे। सोनू सूद की इस पहल से कटिहार जिले के हजारों बच्चों को ऊंची और फिर अच्छी शिक्षा मिलेगी। सोनू सूद इस स्कूल के लिए एक नई बिल्डिंग और फिर वंचित बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करेंगे। सोनू सूद की इस पहल से कटिहार जिले के हजारों बच्चों को ऊंची और अच्छी शिक्षा मिलेगी। सोनू सूद ने कहा कि शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना गरीबी का मुकाबला करने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। हमारा उद्देश्य समाज के हाशिए के वर्गों के बच्चों को शिक्षित करना है, जिससे उनके पास नौकरी के अवसरों का बेहतर अवसर हो। वहीं बॉलीवुड अभिनेता ने कहा है कि उच्च शिक्षा एक ऐसी चीज है जिस पर हम काम कर रहे हैं, जहाँ अन्य महत्वपूर्ण पहलू पोषण और समग्र कल्याण है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के सीतामढ़ी से जदयू सांसद सुनील कुमार पिंटू को बड़ी धमकी दी गई है, जहां इसे फ़ोन करके 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी जा रही है। जहां इसके लिए उन्हें 10 दिनों तक 3 अलग अलग मोबाइल नंबरों से कॉल करके परेशान किया गया। जदयू सांसद को डिमांड की गई कि राशि नहीं दिए जाने पर उन्हें बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दी गई है। दरअसल बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी के सांसद को एक महिला ने 2 करोड़ रुपये नहीं देने पर वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी दी है। सांसद ने इस संबंध में पटना के शास्त्री नगर थाने में केस दर्ज करवाया है। उनका कहना है कि उन्हें 3 अलग अलग नंबरों से इस तरह की धमकी दी जा रही है। धमकी देने वालों ने सांसद से कहा है कि अगर तुम रुपए नहीं दोगे तो फिर वीडियो और फोटो को इंटरनेट और परिवार वालों के पास भेज दिया जाएगा, वायरल कर दिया जाएगा। एक युवती के अलावा कई लोग कॉल कर रहे हैं। ये फोटो और वीडियो एडिट कर किए गए हैं। आपको बता दें कि जिसके द्वारा धमकी दी जा रही है ये कोई पुरुष नहीं बल्कि महिला है, जिनका नाम पूजा कुमारी है। जब कॉलर ने अपना नाम पूजा कुमारी बताया है। सांसद ने आशंका जताई है कि इस मामले में और भी कई लोग शामिल हो सकते हैं, इसलिए पुलिस से उन्होंने मामले की जांच करके उचित कार्रवाई की मांग की है। दोस्तों, बात करेंगे कि 12 जून को विपक्ष की बैठक पर बीजेपी के हमले और फिर प्रधानमंत्री के आगमन पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि भाजपा को देश की जनता 2024 में सत्ता से बेदखल कर देगी। भाजपा को डर समा गया है कि 2024 में क्या होगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि किसी को भी कहीं आने जाने का हक है, लेकिन जब से हम लोग साथ हैं तब से भाजपा को डर समा गया है कि 2024 में क्या होगा। भाजपा के दिल से डर निकल ही नहीं रहा है। डर निकलेगा या नहीं निकलेगा ये तो देखिए, लेकिन देश की जनता 2024 में इन्हें सत्ता से बेदखल कर देगी। आपको बता दें कि देश की राजनीति और फिर लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आने वाले जून का महीना खास होने वाला है। जहां एक और 12 जून को जहां विपक्षी पार्टियों का महाजुटान पटना में होने वाला है, तो वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार के केंद्र में 9 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में भाजपा जून के महीने में ही बिहार में भव्य आयोजन करने की तैयारी में है। जहां वहीं इसको लेकर के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार की अलग अलग क्षेत्र में पार्टी बड़ी रैली करेंगी। इसी रैली में पीएम, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष शामिल हो सकते हैं। रैली के माध्यम से मोदी सरकार के 9 साल का लेखा जोखा रखा जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं कि भागलपुर समेत 3 जिलों को जोड़ने वाली धरैया इंग्लिश मोड़ असरगंज रोड के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। बताया जा रहा है कि ये सड़क 58 किलोमीटर लंबी बनाई जानी है, जो भागलपुर को मुंगेर और बांका जिले से जोड़ेगी। इस सड़क के निर्माण से तीनों जिलों के लोगों के लिए आवागमन आसान होगा। जहाँ इसके साथ ही सड़क का वाइडिंग एवं अपग्रेडेशन वर्क कराया जाएगा। खबर है कि इस सड़क का निर्माण एशियन डेवलपमेंट बैंक के फंडिंग से होगा। इस प्रोजेक्ट को बिहार स्टेट हाईवे प्रोजेक्ट 4 में शामिल किया गया है, जहाँ इसका निर्माण बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड कराएगा। इस सड़क को बनाए जाने को लेकर के कार्य योजना तैयार कर लिया गया है। इस पर करीब 595 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दोस्तों, बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार शाम पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक की। जहां समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि हम लोगों ने सभी धर्म के स्थलों को विकसित किया है। हम लोगों का उद्देश्य रहता है कि वहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, या तीर्थ यात्री को किसी तरीके की परेशानी नहीं हो। इसके लिए सरकार प्रयासरत है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि गया में देश के कई हिस्सों एवं विदेशों से लाखों की संख्या में तीर्थ यात्री आते हैं। गया का अपना विशेष महत्व है, जहाँ हम लोगों ने गया डैम का निर्माण कराया है ताकि श्रद्धालुओं को सहूलियत हो। हर साल पितृपक्ष मेले का आयोजन बेहतर ढंग से किया जाता है, जिसमें सारी सुविधाओं का ख्याल रखा जाता है। जब बिहार में आने वाले पर्यटकों की संख्या बड़ी है, जब इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हम लोग शुरू से काम कर रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि पर्यटन विभाग ने जो योजना बनाई है वह बेहतर है।
बिहार में पर्यटन को और बढ़ावा देने के लिए योजनाबद्ध ढंग से काम करते रहें। जब बिहार ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल है, पर्यटन को सभी चीज़ों की जानकारी मिलेगी तो यहाँ की विरासत को ठीक ढंग से समझेंगे और जानेंगे। पर्यटकों को हिंदी और फिर अंग्रेजी दोनों भाषाओं में ठीक ढंग से जानकारी देने की व्यवस्था रखें। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार की विशेष निगरानी इकाई कैमूर जिला के मोहनिया के एसडीएम सत्येंद्र प्रसाद के 3 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी। इसके बाद अब जो जानकारी निकल कर के सामने आ रहे हैं, उसके मुताबिक एसडीएम के आवास से एससीबीयू को 1 करोड़ के मकान के साथ 25 लाख रुपए बैंक और फिर एलआईसी में 25 लाख के निवेश का पता चला है। दरअसल एससीबीयू ने सत्येंद्र प्रसाद के विरुद्ध गैर कानूनी और फिर नाजायज तरीके से 84 लाख रुपए की संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज करके कोर्ट से छापा मारने की अनुमति मांगी थी। कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद पटना, मोहनिया और फिर बेतिया में इनके ठिकानों पर एक साथ धावा बोला गया, जिसमें सत्येंद्र प्रसाद के ठिकाने से 15 लाख रुपए के मूल्य के सोने चांदी के जेवरात और कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही 25 लाख रुपए के बैंक और एलआईसी में 25 लाख के निवेश की भी जानकारी निकल करके सामने आई है। अब तक की कार्रवाई में एसडीएम की अवैध कमाई से 150 गुना ज्यादा अवैध संपत्ति दर्ज के प्रमाण मिले हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि जेल से रिहाई के बाद बीते गुरुवार यानी कि 1 जून की शाम पहली बार पूर्व सांसद आनंद मोहन सुपौल पहुंचे। यहां देर शाम कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसी दौरान कार्यक्रम में बीजेपी पर जमकर के हमला बोला। आनंद मोहन ने दलित विरोधी कहे जाने वाले बयान के जवाब में कहा कि आज बीजेपी की बी टीम हैदराबाद और उत्तर प्रदेश में है, तो वहीं सी टीम ईडी, सीबीआई और आयोग है। आनंद मोहन ने कहा है कि लोग उन्हें अपने संपर्क अभियान को धीमा करने की नसीहत देते हैं, लेकिन 2024 का चुनाव सबका परिणाम बताएगा। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग 8 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से पहले शांत रहने को कहते हैं, लेकिन उन्हें भरोसा है अगर इस बार भी गलती हुई तो फिर वे आजीवन कैद झेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन सांप्रदायिक ताकत के सामने सिर झुकाने को कभी तैयार नहीं है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए आनंद मोहन ने कहा है कि नोटबंदी और कोरोना के दौरान जब लोग 4000 बदलने के लिए लाइन में थे, तब बीजेपी का करोड़ों कार्यकर्ता बन रहा था। राम मंदिर के नाम पर शिला पूजन हो रहा था, जब लोगों से ईंट ली जा रही थी, सब कुछ बीजेपी कार्यालय बनाने में लगा दिया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि पूरे देश में उनके निर्माण के लिए भी लोहे इकट्ठा किए गए, जिसको बेच करके पार्टी ने निर्माण में लगा दिया। देश चीन को सबसे बड़ा दुश्मन कहते हैं, लेकिन वहां से मूर्ति मंगाई गई। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार बोर्ड 12वीं कंपार्टमेंटल परीक्षा परिणाम जारी हो चुके हैं। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि बीएसईबी अब 12वीं कंपार्टमेंटल परीक्षा के स्क्रूटनी के लिए आवेदन स्वीकार कर रहा है। जब ऐसे में जो छात्र छात्राएं बिहार बोर्ड सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2023 से संतुष्ट नहीं है, तो वे बीएसईबी कंपार्टमेंटल रिजल्ट 2023 की स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए कैंडिडेट्स को आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाकर के लॉगिन करना होगा। आपको बता दें कि छात्रों को स्कूलों के माध्यम से बिहार बोर्ड स्क्रूटनी रिजल्ट 2023 के लिए आवेदन पत्र भरना होगा। वहीं स्क्रूटनी के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 जून 2023 है। जब बीएसईबी कंपार्टमेंटल परीक्षा 2023 परिणाम कक्षा 12 का परिणाम 31 मई को घोषित किया गया था। छात्र छात्राएं जिन्होंने अभी तक चेक नहीं किया है, वो बिहार बोर्ड कंपार्टमेंटल परिणाम 2023 के लिए आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाकर के चेक कर सकते हैं। बोर्ड ने इस संबंध में एक ट्वीट भी किया था। दोस्तों, बात करते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर भाजपा के तरफ से पूरे देश भर में 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम चलाया गया। इसी कड़ी में बिहार में बीजेपी के वरिष्ठ नेता 1 महीने तक जनसंपर्क अभियान में लगे हुए। अब इसी कार्यक्रम के तहत भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्य सरकार के पूर्व मंत्री मंगल पांडे ने बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने यह साफ कर दिया है कि पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा का बिहार दौरा तय है। ये तीनों नेता जून के महीने में बिहार आने वाले हैं। दरअसल भाजपा नेता मंगल पांडे ने कहा है कि भाजपा एनडीए और मोदी जी के पक्ष में लोगों के समर्थन को और बढ़ाने का काम किया है। पार्टी को विस्तार देने का काम पार्टी के कार्यकर्ता संपूर्ण बिहार और देश में करने वाले हैं। ये जो 9 साल है उसमें प्रधानमंत्री जी ने विकासात्मक परिवर्तन किए हैं। हमने परफॉर्मेंस दिखाया है, परिणाम दिखा करके दिखा दिया है कि व्यवस्था में बदलाव लाया है। इसके आगे उन्होंने कहा है कि हम लोगों के कार्यक्रम प्रस्तावित है। पार्टी के कार्यकर्ता और फिर नेता महाजनसंपर्क अभियान के तहत लोगों से मिलेंगे। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेताओं का जुटान होना तय है। हालांकि तारीख अभी तय नहीं हुई है।
दोस्तों बात करते हैं कि शिक्षकों की 1,70,000 पदों पर वैकेंसी जारी हो गई है। अब स्वास्थ्य विभाग में 1,60,000 और गृह विभाग के तहत पुलिस के 75,000 पदों पर नियुक्ति की वैकेंसी जारी होना है। रोजगार दिलाना सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। ये बातें उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बिहार राज्य सहकारी बैंक के लिए नवनियुक्त 245 में 200 सहायकों को नियुक्ति पत्र देते हुए कही है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि सभी विभागों में खाली पदों पर बहाली की जारी है। यह सभी विभागों से रिक्तियां मांगी गई है। मुख्यमंत्री का निर्देश है कि जो भी खाली पद है उसे भरने का काम करें। तेजस्वी यादव ने कहा है कि 10 लाख नौकरी के साथ ही 10 लाख रोजगार भी देने का काम करेंगे। केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि कुछ लोग सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। जो लोग हर साल 2 करोड़ नौकरी की बात करते हैं, वहाँ नौकरी तो नहीं मिल रही है, लेकिन जा जरूर रही है। पहलवानों, शिक्षा, स्वास्थ्य के बारे में पूछने पर उनके पास कोई जवाब नहीं है। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि विशेष राज्य का दर्जा मिले तो बिहार का और विकास होगा। दोस्तों, बिहार में उद्योग विभाग योजना के तहत जो भी व्यक्ति उद्योग के तहत लोन लिया है, अगर उस लोन को लेकर के अपना धंधा शुरू नहीं किया है तो फिर उनको अपना पैसा वापस करना पड़ेगा सरकार को। ये बिहार सरकार का ऑर्डर है, आदेश है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की योजना चला रही है, उसका नाम है उद्यमी योजना। आपको बता दें कि युवाओं को रोजगार करने के लिए बिहार सरकार 10 लाख रुपए देती है। अगर किसी युवा 10 लाख रुपए लेकर के अपना रोजगार शुरू नहीं किया है तो अब उनको पैसा वापस लौटाना होगा। जी हाँ, बिहार के उद्योग विभाग ने सीएम उद्यमी योजना के संदर्भ में कहा कि लाभुकों ने सीएम उद्यमी योजना के तहत प्रदत्त राशि का सही उपयोग नहीं किया है, उन्हें चेतावनी पत्र देकर के राशि की वसूली प्रारंभ करें। जब आवश्यक हो तो फिर FIR करें। बैठक में कहा गया है कि सीएम उद्यमी योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को चिन्हित करके उसे PMFMI से जोड़ने की जरूरत है। इसे 15 जून तक जोड़ना है। विभाग ने महाप्रबंधकों से कहा है कि तृतीय किस्त प्राप्त लाभुकों में 5% लाभुकों की इकाइयों की जाँच करके रिपोर्ट प्रस्तुत करें। दोस्तों, बात करते हैं कि आपने इन दिनों कई शादियां देखी होगी, लेकिन बिहार के मुजफ्फरपुर में हुई एक शादी इन दिनों हर किसी के चर्चा में है। दरअसल इस शादी में दुल्हन की विदाई पर न सिर्फ लड़की के माता पिता बल्कि पूरा गांव रो पड़ा। बताया जा रहा है कि बेटियों के हाथ पीले करने में गरीबी, आर्थिक तंगी आड़े आ रही थी। यह मुजफ्फरपुर जिला के सकरा प्रखंड के बाग नगरी में ग्रामीणों ने पैसे दान करके एक गरीब लड़की की शादी करा दी। विदाई के वक्त हर ग्रामीण की आंखें नम थी। पैसे के अभाव में दूधनाथ शिव मंदिर में रात के समय बिना साज सज्जा के ही विवाह की रस्में निभाई गई। दोस्तों, बात करते हैं कि रामायण सर्किट केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसके अंतर्गत सरकार देश के सभी उन स्थानों को जोड़ना चाहती है जहां भगवान राम गए थे। रामायण सर्किट योजना में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने 9 राज्यों के 15 स्थानों की पहचान की है। इस योजना के तहत इन सभी शहरों को रेल, सड़क और हवाई यात्रा के माध्यम से आपस में जोड़ा जाएगा। आपको बता दें कि इस योजना के तहत विकास के लिए परियोजनाओं की पहचान राज्य सरकार और फिर केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के परामर्श के बाद की जाती है। यह सरकार की योजना है कि वे इसे अपने पड़ोसी देशों से भी जोड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कुमार दहल से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने कहा कि रामायण सर्किट के विकास के कामों में तेजी लाई जाएगी। यह देश के उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक रामायण सर्किट में आने वाले राज्य हैं। यह यूपी की अयोध्या, सिंगरवेरपुर, नंदीग्राम और फिर चित्रकूट, बिहार के सीतामढ़ी, बक्सर, दरभंगा इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। मध्य प्रदेश के चित्रकूट, छत्तीसगढ़ के जगदलपुर को भी इसमें शामिल किया गया है। महाराष्ट्र के नागपुर और नासिक शहर को भी इसमें शामिल किया गया है। कुल मिलाकर के पूर्व से लेकर के दक्षिण तक सभी राज्यों को इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया गया है। दोस्तों, बात करते हैं कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा अमेरिका में दिए गए बयान पर मचे सियासी घमासान के बीच बहुजन समाजवादी पार्टी यानी कि बसपा सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की प्रतिक्रिया सामने आई है। मायावती ने दलित और फिर मुस्लिम समाज की दशा के लिए कांग्रेस, भाजपा और दूसरी पार्टियों को जिम्मेदार ठहराया है। मायावती ने कहा कि भारत के करोड़ों दलितों और फिर मुस्लिम समाज के दयनीय दशा और उनके जान माल और मजहब की सुरक्षा पर दिया गया बयान कड़वी हकीकत है। मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष द्वारा अमेरिका दौरे में भारत के करोड़ों दलितों और मुस्लिम समाज की दयनीय दशा एवं उनके जान माल, मजहब की असुरक्षा आदि के बारे में दिया गया बयान ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसके लिए केंद्र में कांग्रेस, बीजेपी और अन्य पार्टियों की रही सरकारें पूर्ण रूप से दोषी है। उन्होंने आगे लिखा है कि देश में यूपी सहित अन्य राज्यों में कांग्रेस की सरकार हो या फिर बीजेपी अथवा सपा की, बहुसंख्यक बहुजन समाज के गरीबों और फिर वंचितों पर हर स्तर पर अन्याय, अत्याचार और फिर शोषण आम बात है। जबकि यूपी में केवल बीएसपी की रही सरकार में कानून द्वारा
कानून का राज स्थापित करके सबके साथ न्याय किया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बीजेपी से अलग होकर के महागठबंधन के साथ सरकार बनाने के बाद जदयू, आरजेडी और सरकार के अन्य सहयोगी दल लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र की सरकार बिहार के साथ सौतेले व्यवहार कर रही है और योजनाओं का पैसा नहीं दिया जा रहा है। बिहार सरकार के इस आरोप पर बीजेपी विधायक ने तीखा हमला बोला है। बीजेपी विधायक और फिर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नीरज कुमार बबलू ने नीतीश तेजस्वी की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि बिहार की सरकार केंद्र के पैसों को लूट रही है। दरअसल बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू मधेपुरा में केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों की जानकारी दे रहे थे। इसी दौरान उन्होंने बिहार सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि नल जल योजना केंद्र सरकार की योजना है। बिहार सरकार ने उस योजना का नाम बदल करके हर घर नल जल योजना करार दे दिया है। जब राज्य में जो भी काम होता है वह मुख्यमंत्री की देखरेख में ही होते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को अब काम से कोई मतलब नहीं रह गया है। दोस्तों बात करते हैं कि भारत नेपाल रेल कार्गो सेवा की गुरुवार को शुरुआत कर दी गई है। नई दिल्ली में स्थित हैदराबाद हाउस से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने वर्चुअल तरीके से हरी झंडी दिखा करके इसे रवाना किया है। उद्घाटन समारोह का आयोजन भारतीय भूभाग के बथनाहा स्टेशन पर किया गया था। जोगबनी विराटनगर क्रॉस बॉर्डर रेल दक्षक प्रोजेक्ट के तहत ये काम हुआ है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज से 9 साल पहले 2014 में प्रधानमंत्री बनने के 3 महीने के अंदर उन्होंने नेपाल की पहली यात्रा की थी। इस दौरान उन्होंने हिट फार्मूला दिया था। हिट का विस्तृत रूप हाईवेज, आई बेस एवं ट्रांस बेस है। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत और नेपाल के बीच ऐसे संबंध बनाए जाएंगे कि बीच में बॉर्डर बाधा न बन पाए। जब ट्रक की जगह पाइपलाइन से तेल का निर्यात होना चाहिए। साझा नदियों पर पुल का निर्माण किया जाना चाहिए। नेपाल को भारत से बिजली निर्यात के लिए सुविधा बनाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि आज 9 साल बाद ये कहते हुए खुशी हो रही है कि नेपाल के साथ भारत की पार्टनरशिप हिट रही है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।